नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, अगर आप टीजीटी साइंस पढ़ना चाहते हैं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एलिजिबिलिटी को लेकर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो साथियों, टीजीटी साइंस पढ़ने के लिए आपके पास दो विकल्प उपलब्ध होते हैं कि आप राज्य सरकार में बनना चाहते हैं या केंद्र सरकार में। सरकार में आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एक आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत नवोदय विद्यालय समिति या केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आपके पास विकल्प होता है कि आप जो नेस्ट जो कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS चलाता है तो उसमें टीचर बनने का ऑप्शन होता है। इस प्रकार से आपके पास तीन विकल्प उपलब्ध हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने के। साथ ही अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो DSSS आपके लिए एक बेहतर विकल्प होता है, क्योंकि DSSS जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के आपके MCD और DOE के जो स्कूल होते हैं उनमें टीचर्स की रिक्रूटमेंट करता है। इसके साथ साथ आप विभिन्न राज्य सरकारें अपनी अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं उनमें रिक्रूटमेंट करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपका जो टीजीटी साइंस का डॉक्यूमेंट जो आपका एलिजिबिलिटी वगैरह है वो क्या होता है और आपको उसके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना चाहिए अपनी ग्रेजुएशन के दौरान। अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे सही कर सकते हैं, तो विस्तार विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग बने रहिए अंत तक। तो साथियों, सबसे पहले हम KVS की जो रिक्रूटमेंट में टीजीटी साइंस की एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने KVS का रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो खोल रखा है। तो सबसे पहले हम उसके जो KVS के टीजीटी साइंस का जो एलिजिबिलिटी है उस पर जाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर टीजीटी साइंस जो है पे लेवल 7 की जॉब होती है और इसमें अपर एज लिमिट जो होती है आपकी वो 35 ईयर्स होती है। इसके साथ आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होना चाहिए, यानी कि BSc BEd होना चाहिए, या आपके पास 50% मतलब 50% के साथ BSc BEd वाला जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो होना चाहिए, या बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट इन एग्रीगेट द इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन एज अंडर। तो उसके साथ साथ आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो सही होना चाहिए। उसके जो ग्रेजुएशन में आपके पास डिग्री है उसमें आपकी जो एग्रीगेट है यानी कि टोटल परसेंटेज 50% से ऊपर होना चाहिए, कम से कम 50% होना चाहिए। साथ ही जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे जो सब्जेक्ट मांगे जाएंगे उसमें इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में आपके 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए। तो जैसे अगर आपके पास लास्ट ईयर में सपोज़ जूलॉजी चाहिए तो जूलॉजी के जो 3 साल का सम है वो किया जाएगा मार्क्स का, और देखा जाएगा कि क्या 3 साल का जो जोड़ है वो आपका इंडिविजुअल जूलॉजी में तो क्या आपका वो 50% से ऊपर बन रहा है। ऐसे बॉटनी का 3 साल का जोड़ के देखा जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो केमिस्ट्री है उसका जोड़ के देखा जाएगा कि तीनों में इंडिविजुअल में आपके सब्जेक्ट में 50% से ऊपर बन रहे हैं या नहीं। अगर किसी में भी सपोज़ आपका जूलॉजी में तो 50% से ऊपर बन गया, बॉटनी में आपका 49.9% रह गया, तो उसमें आपको एलिजिबल करार नहीं दिया जाता है। मैंने लोगों को निकलते हुए देखा है इस प्रॉब्लम्स में, लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। तो ये आपको अपना परसेंटेज जो है एग्रीगेट 50% से ऊपर होना चाहिए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपके टीजीटी साइंस के लिए जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री होना चाहिए। तो अगर आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला कॉम्बिनेशन है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। साथ ही मैं बता दूं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो फाइनल ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट अलाउ नहीं करती हैं, 2 सब्जेक्ट ही अलाउ करती हैं। तो उस केस में आपके पास फाइनल ईयर में जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में से कोई भी 2 सब्जेक्ट होने से आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में से किसी में भी ऑनर्स किया है आपने तो भी आप टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते आपने बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं वो अपने जो एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में ऑनर्स कोर्स में पढ़े हों एटलीस्ट 2 साल, तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। सपोज़ आपने जूलॉजी ऑनर्स किया है या बॉटनी ऑनर्स किया है या केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, तो अगर आपने सपोज़ जूलॉजी ऑनर्स किया है तो उस केस में आपके पास बॉटनी और केमिस्ट्री पहले 2 साल आपने पढ़े हों एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में, तभी आप एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ आपका BEd तो कंपलसरी होता ही है और आपके पास CTET पेपर 2 आपके पास होना चाहिए पास। तो ये आपका KVS की टीजीटी साइंस की एलिजिबिलिटी है। के अंतर्गत ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो अगला ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है वो है नवोदय विद्यालय समिति। तो नवोदय विद्यालय समिति का मैंने रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन खोला हुआ है और मैं आपको इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये टीजीटी साइंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह इसमें बता देता हूँ। साथियों, ये पे लेवल 7 की जॉब होती है आपकी, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं और दिखा देता हूँ। पे लेवल 7 की जॉब है और उम्र जो है इसमें भी 35 साल मैक्सिमम मांगी जाती है। इसके साथ साथ आपके पास ये 3 ऑप्शन है
एलिजिबिलिटी में कि आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होना चाहिए, यानी कि बीएससी बीएड वाला प्रोग्राम होना चाहिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड, या आपने बैचलर डिग्री ऑनर्स किया हो 50% मार्क्स के साथ साथ, और आपके पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए, जो कि मैंने आपको केवी के दौरान बताया। और अगर आपने ऑनर्स कोर्स करा है तो जिस भी सपोज आपने जूलॉजी ऑनर्स किया है तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्विसाइट सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 ईयर्स इन द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। यानी कि अगर जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है तो अगर सपोज आपने बॉटनी ऑनर्स किया है तो उस केस में आपके पास जूलॉजी और केमिस्ट्री एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में 2 साल रहा हो। उसके अलावा बैचलर डिग्री इन ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड आल्सो इन एग्रीगेट कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्विसाइट सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि 3 साल पढ़ा हो तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो फाइनल ईयर में 2 ही सब्जेक्ट रखती हैं, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो आपने पढ़े हों, और उसके साथ साथ अगर आपके फाइनल ईयर में 2 ही सब्जेक्ट रहते हैं तो उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने से भी आपका काम बन जाएगा। मैं टीजीटी साइंस के बारे में आपको बता देता हूँ। टीजीटी साइंस के लिए जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है। तो इसमें कॉम्बिनेशन में पहले पॉइंट में बोला गया द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ऑल ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर्स ऑफ द ग्रेजुएशन। अगर आप मतलब जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री आपको ग्रेजुएशन के 3 साल में पढ़ा हुआ होना चाहिए। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। मतलब इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन इन ऑल 3 ईयर्स, यानी कि जूलॉजी बॉटनी ऑल 3 सब्जेक्ट जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, यानी कि पहले साल में तीनों सब्जेक्ट पढ़े हों और लास्ट ईयर में कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हों, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जहाँ पे फाइनल ईयर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट अलाउ होते हैं। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन 3 सब्जेक्ट कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 2 ईयर्स ऑफ द कोर्स। जो मैंने आपको बताया कि इनमें अगर आपने जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में से किसी में भी ऑनर्स किया है तो एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पहले और दूसरे साल आपने जैसे अगर जूलॉजी ऑनर्स किया है तो बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़ा हो, अगर बॉटनी ऑनर्स किया है तो जूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा हो, अगर केमिस्ट्री ऑनर्स किया हो तो पहले 2 साल आपने बॉटनी और जूलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो। इसके साथ साथ आपका सीटेट पेपर 2 आपका कंपलसरी होता ही है, और आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ साथ वही बात है कि आपके पास 50% आपकी डिग्री में भी होनी चाहिए और साथ साथ इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी। सपोज आपका जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है तो जूलॉजी के भी 3 साल के नंबर जोड़ के देखे जाएंगे, बॉटनी के भी 3 साल के और केमिस्ट्री के भी 3 साल के सब्जेक्ट जोड़ के देखे जाएंगे कि क्या आपके अलग अलग सब में 50% से ऊपर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। सपोज़ आपके वैसे तो 70 बन गए टोटल, बट आपका जूलॉजी और बॉटनी में मान लीजिए 50% से ऊपर बन रहे हैं, केमिस्ट्री में आपके 45% बन रहे हैं, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रकार से आपका ये नवोदय विद्यालय के एलिजिबिलिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, सेम सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है नवोदया केवी की तरह ही। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नवोदय की जो एलिजिबिलिटी होती है बिल्कुल वही सेम एलिजिबिलिटी आपकी ईएमआरएस में है। तो ये रहा टीजीटी साइंस की एलिजिबिलिटी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फॉर टीजीटी साइंस जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर्स ऑफ द स्टडी इन ग्रेजुएशन। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट इन फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट ऑफ out of botany, zoology, chemistry in final year of the examination, all 3 subject in botany, zoology and chemistry in first and second year of the graduation. In case of honors degree, any of the above 3 subject the candidate must have studied other 2 subject in any of the 2 years of the graduation। तो वही बात है कि यहाँ पे आपको जो नवोदय में मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई सेम एलिजिबिलिटी यहाँ पे भी फॉलो की जाती है, और एज लिमिट भी आपकी सेम ही है, 35 ईयर्स है। तो इसके साथ साथ ही हमारे दिल्ली के आसपास रहते हैं तो उनके लिए D2+P की तरफ से जो DOE और MCD की जो वैकेंसी निकलती है दिल्ली गवर्नमेंट में, तो वो एक बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। मतलब एक तरीके से अगर आप दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं तो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की भर्ती ऊपर भी भारी होती है, क्योंकि HRA बहुत अच्छा मिलता है और आपको दिल्ली जैसे सिटी में रहने का मौका मिलता है, और ऑल इंडिया ट्रांसफ़र जैसे नवोदय के में झेलना पड़ता है तो वो भी नहीं झेलना पड़ता। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम होता है और वो नवोदय केवी की वैकेंसी में अप्लाई ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास लास्ट ईयर में फिजिक्स वगैरह होता है, तो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो इस केस में आपका D2+P की जो वैकेंसी होती है एक रेमेडी की तरह वर्क करती है। तो हम D2+P की एलिजिबिलिटी और जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैंने D2+P का नोटिफिकेशन खोला हुआ है, और
इस पर हम चर्चा करेंगे कि DTSSB में आपकी जो वैकेंसी होती है वो किस प्रकार से आती है। तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो DTSSB में जो वैकेंसी निकलती है वो नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस के नाम से निकलती है। और इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें आपका एज क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। एज जो आपकी नवोदय के भी EMRS में 35 ईयर्स है, इसमें जो एज है वो आपकी 32 ईयर्स है। बट इसमें एक जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको बेनिफिट है कि जैसे नवोदय के भी में 40 ईयर्स तक फीमेल की जो एज मांगी जाती है, इसी प्रकार से DTSSB में भी महिलाओं को छूट दी गई है और 40 साल तक की जो महिलाएं हैं वो अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एज रिलैक्सेशन, यानी कि आपको कोई कैटेगरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो अन्य अन्य कैटेगरी हैं SC ST OBC उनको या PWD, उनको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो साथियों, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर बात कर लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री ऑनर्स पास और इक्वलेंट विद नेचुरल साइंस एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट अलॉन्ग विद वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट। तो सीधी सी बात है, इसमें आपके पास एग्रीगेट 45% मार्क्स की कंडीशन है। नवोदय KV की तरह 50% मार्क्स एग्रीगेट और अलग अलग सब्जेक्ट में, सब इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जैसे होती है वैसी कोई कंडीशन नहीं है। आपके पास अगर 45% एग्रीगेट है तो आप एलिजिबल हैं। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं इसमें। तो साथियों, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेन सब्जेक्ट फॉर TGT नेचुरल साइंस फिजिकल साइंस शैल बी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी फर्दर प्रोवाइडेड फर्दर दैट रिक्वायरमेंट एज टू मिनिमम 45% मार्क्स इन द एग्रीगेट एट ग्रेजुएशन शैल बी रिलैक्सेबल इन केस। ये सब तो बात की बातें हैं। तो आपके पास अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी एंड जूलॉजी इनमें से कोई भी अगर 2 सब्जेक्ट हैं तो आप एलिजिबल होते हैं TGT साइंस के लिए। तो सपोज़ अगर किसी बंदे के पास केमिस्ट्री और फिजिक्स है फाइनल ईयर में, उसके पास जूलॉजी बॉटनी वगैरह नहीं है, तो वो KV या नवोदय में तो अप्लाई नहीं कर पाएगा, EMRS में अप्लाई नहीं कर पाएगा, बट वो DTSSB के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ऐसा बंदा जिसका लास्ट ईयर में फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो वो DTSSB के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट वो नवोदय KV या EMRS के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वाला कॉम्बिनेशन रखते हैं ऐसे कैंडिडेट, तो वो भी इस DTSSB वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट जैसे उसमें फिजिक्स वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाते, इसमें DTSSB में फिजिक्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलॉन्ग विद एक स्कूल सब्जेक्ट बोला है, तो स्कूल सब्जेक्ट में आपके जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री सब होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ स्कूल सब्जेक्ट वाला आपका क्लॉज। तो ये आपके स्कूल सब्जेक्ट हैं। इसमें देखिए, इसमें सब चीज़ें हैं, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ है। तो ये सब स्कूल सब्जेक्ट है, तो ये तो ऑलरेडी होना ही है, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 32 ईयर्स एज लिमिट है पुरुषों के लिए, 40 ईयर्स महिलाओं के लिए। और आपके पास जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट होने से आप इसके लिए DTSSB के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इनके अलग भी अगर आप घर पे अपने नौकरी करना चाहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निकालता है या उत्तर प्रदेश जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है वो भी वैकेंसी निकालता है, तो वहाँ पे भी अलग अलग राज्यों में इस प्रकार के बोर्ड होते हैं, या तो लोक सेवा आयोग के माध्यम से या शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से वहाँ पे वैकेंसीज निकाली जाती हैं। तो जो मैं उत्तर प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट का मैं चर्चा कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में LT का वैकेंसी का मैंने नोटिफिकेशन खोला हुआ है, और इसमें आप देख पाएंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है TGT साइंस में आपका बैचलर डिग्री विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड इक्वलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट और BEd। तो इसमें आपका जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वाले एलिजिबल नहीं है, सिर्फ इसमें आपके मतलब जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वाले एलिजिबल नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले जो यानी कि PCM वाला जो ग्रुप होता है वो साथ ही एलिजिबल होते हैं TGT साइंस के लिए उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक स्पेशल पोस्ट होती है TGT बायोलॉजी की। तो TGT बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी वाला जो कॉम्बिनेशन है वो एलिजिबल होता है। तो जिसने ग्रेजुएशन में जूलॉजी बॉटनी पढ़ा है तो वो TGT बायोलॉजी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। बट मैं आपको बता दूं कि TGT बायोलॉजी की जो पोस्ट है वो उत्तर प्रदेश सरकार में ये विचाराधीन है, और ये पोस्ट ख़त्म करने पर बात चल रहा है, क्योंकि 10th क्लास में कोई बायोलॉजी नाम का सब्जेक्ट होता ही नहीं है, साइंस नाम का सब्जेक्ट होता है, उसी में बायोलॉजी होती है। तो इसको ख़त्म करने पर भी विचार किया जा रहा है, और अगर इस पोस्ट को ख़त्म किया जाता है तो एक जो ZBC ग्रुप है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वाला ग्रुप है, उसके लिए बहुत ही हताशा वाली खबर होगी, क्योंकि वो सिर्फ नवोदय और KV और EMRS और दिल्ली गवर्नमेंट के लिए ही एलिजिबल रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में वो TGT के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। तो हो सकता है TGT में भविष्य में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को संशोधित करते हुए DTSSB टाइप का कॉम्बिनेशन बनाया जाए कि जो बायोलॉजी ग्रुप है या
PCM ग्रुप का केमिस्ट्री फिजिक्स है वो भी एलिजिबल हो जाए तो आगे देखने वाली बात होगी। एनीवेज इस प्रकार से आपका एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। TGT बायोलॉजी के लिए TGT बायोलॉजी की पोस्ट है या LT में बायोलॉजी की भी पोस्ट है और साइंस की पोस्ट अलग है, तो दोनों ही यहाँ पे एकोमोडेट किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से अन्य अन्य राज्यों की जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग नोटिफिकेशंस के माध्यम से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो TGT साइंस की वैकेंसी आती है तो उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एलिजिबिलिटी के बारे में चर्चा की। तो साथियों मैं अब आपको बता दूं कि परफेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है या क्या हो सकता है TGT साइंस के लिए, उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि सवाल यही उठता है कि हमें जब अप्लाई करना होता है सभी वैकेंसीज़ के लिए ही अप्लाई करना होता है। तो साथियों मैं आपको बता दूँ TGT साइंस के लिए एक परफेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से होता है कि आपको ZBC वाला ग्रुप लेकर चलना है, अपना जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वाला ग्रुप लेकर चलना है। अगर आपके पास फिजिक्स हुआ तो आपकी जो समस्याएं हैं वो थोड़ी बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या EMRs के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला जो ग्रुप है वो इसमें एलिजिबल नहीं होता है। तो आपको जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वाला कॉम्बिनेशन लेके चलना है। उससे आप इन तीनों जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है KVS, NVS, EMRS, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप DT+B में भी अप्लाई कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में जो आपकी वैकेंसीज आती हैं उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इनमें आप ऑनर्स कर रहे हैं इनमें से किसी सब्जेक्ट में, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं उनको पहले दोनों सालों में पढ़ाती हो। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट की कोई वैकेंसीज़ है तो उसमें आप अलग से देख सकते हैं। बाकी आपके पास अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो फिर आपकी जो संभावनाएं हैं वो अत्यंत ही सीमित हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, सपोज़ आपका कोई सब्जेक्ट छूट गया, आपने मतलब छोड़ दिया, तो आप उसको ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से या अपनी ही यूनिवर्सिटी में सिंगल सब्जेक्ट के माध्यम से उस सब्जेक्ट को पढ़कर उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप अपना सही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है TGT साइंस के रिगार्डिंग तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। बेसिक एजुकेटर प्लेटफॉर्म पर आपकी पूर्ण सहायता की जाएगी। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।